आज हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि टॉपिक तो हमारा वही रहेगा जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, आपका टॉपिक वही है, लेकिन उसमें हमने सब टॉपिक आपके लिए क्रिएट कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है अ न्यू रीडिंग कल्चर ब्लूम इन चाइना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि अब ऐसा समय चाइना में आने वाला है जहाँ पर कि एक रीडिंग कल्चर डेवलप होने वाला है। मतलब कि लोग अब क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि देखो, अब हर एक चीज़ हाथों से तो नहीं लिखा जा रहा है, अब लिखा किससे जा रहा है? मशीन से, यानी कि मशीन से प्रिंट हो रहा है। तो बड़े लेवल पे जब प्रिंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी के पास किताब जाएगा, है ना, हर कोई इसको पढ़ना चाहेगा। पहले इस वजह से भी लोग नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि मार्केट में बुक होता ही नहीं था। अब देखो भाई, इतना आदमी तो नहीं है ना फालतू में बैठा हुआ जो कि हर बार अपना बैठ के कोई ना कोई किताब लिख रहा है। और सबसे पहली बात तो ये कि उस समय पे उतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते थे, है ना। यानी कि जब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो किताब कहाँ से वो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अब यदि कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसके विचारों को किसी ने कॉपी पे लिख दिया, उसको प्रिंट कर दिया, लाखों पेज बन गया उसका, है ना, हर कोई पढ़ रहा है। तो जब प्रिंट यहाँ पे आया, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब चाइना में आया, तो हर आदमी क्या कर रहा था, अब रीडिंग का एक कल्चर ही वहाँ पे डेवलप हो गया, यानी कि हर कोई अब पढ़ना चाह रहा था, है ना, दूसरे दूसरे के विचारों को पढ़ना वो चाह रहा था। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। बाय द 17th सेंचुरी प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर्स। यानी कि 17th सेंचुरी के बाद से आप कह सकते हैं, बेसिकली 17th सेंचुरी से ही कह लीजिए, 17th सेंचुरी से अब ऐसा नहीं था चाइना में कि प्रिंट जो है केवल और केवल बड़े बड़े स्कॉलर्स ऑफिशियल से पढ़ेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि छपे हुए चीज़ों को अब जो है केवल और केवल बड़े बड़े लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर कोई अब पढ़ सकते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि उस समय पे चाइना में प्रिंटिंग नहीं था, चाइना में प्रिंटिंग रहा होगा, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे, और इतना छोटे लेवल पे था कि जो भी प्रिंट होके आता था वो बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग पढ़ते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पढ़ते थे उस समय पे। वही यहाँ पे कहा गया है कि अब जो है ऐसा दौर हो गया है 17th सेंचुरी से, वहाँ पे अब प्रिंटिंग मटेरियल कोई भी पढ़ सकता है ना, जिसको मन करेगा जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग मटेरियल केवल राजा महाराजाओं के पास ही होगा, वही पढ़ेंगे, नहीं, अब जो चाहे हर कोई पढ़ सकता है इसको। उसके बाद मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ फॉर कलेक्टिंग ट्रेड इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपका मर्चेंट्स का। मर्चेंट्स मतलब कौन लोग? जो थोड़ा बहुत खरीद बिक्री का काम करते हैं, कुछ खरीद लिए कम दाम में, बेसी दाम में जाके मार्केट में उसको बेच दिए, इस प्रकार के लोग। या फिर मर्चेंट्स जिसका काम नावों पे ज़्यादा होता है, नावों पे सामान उतारना चढ़ाना, इस प्रकार का काम जिसका ज़्यादा होता है, तो वो लोग उस समय पे प्रिंट का किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे? अपने एवरीडे लाइफ में कलेक्टिंग ट्रेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि आज हमने कितना बेचा, कितना खरीदा, नफ़ा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, इन सारे चीज़ों को वो लोग अपने कॉपी में लिखने के लिए प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते थे, है ना। हो सकता है कि उनको अपने राइटिंग पे विश्वास ना हो, या फिर हो सकता है कि उनका राइटिंग ख़राब हो, या फिर वो चाहते हो कि एकदम स्टैंडर्ड रूप में लिखा जाए, तो वो लोग अपने बातों को क्या कर लेते थे? प्रिंट करवा लेते थे कि भाई जब प्रिंट करवा लेंगे तो अच्छा सा दिखेगा हमारा, है ना। चलिए, ये चीज़ था उस समय पे। उसके बाद रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लेजर एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई आदमी बेकार का बैठा हुआ है ना, उसको वो कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई काम वो नहीं कर रहा है, बिल्कुल फालतू का बैठा हुआ है, तो वो आदमी चाहता था कि यार फालतू में बैठने से बढ़िया है कि कोई किताब बैठ के पढ़ लो, है कि नहीं। और उस समय पे प्रिंटिंग नया नया था, तो लोगों को हुब भी था कि अरे भाई प्रिंटिंग वाला चीज़ पढ़ना क्यों मिलेगा, है कि नहीं, यानी कि छापा हुआ चीज़ पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो एक लेजर एक्टिविटी बन गया था, मतलब कि फालतू में आदमी बैठा हुआ है तो फालतू में बैठ के गप्पे सप्पे नहीं लड़ाता था, वो लोग किताब पढ़ता था। ठीक है, आगे। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेज। अब देखें यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार का वर्ड का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। जैसे किन किन चीज़ों के बारे में उस समय पे पढ़ा जाता था? फिक्शनल नैरेटिव्स। फिक्शनल नैरेटिव्स का मतलब हो गया कुछ रोमांचकारी कहानी मिल जाए, है ना, कुछ डरावना कहानी इस प्रकार का, या फिर कुछ कहानी प्रकार का मिल जाए जो कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में सुनते रहते हैं, है ना, इस प्रकार का कुछ मिल जाए। पोइट्री मिल जाए, कविता भी वो लोग पढ़ते थे उस समय पे, है ना। जैसे मान लो कोई एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी है जो कि पोइट्री करता है, यानी कि जो कविता लिखता है, तो उन्होंने एक कविता लिखा और उसका 1000 पन्ना बनवा दिया, प्रिंट करवा लिया। अब करवा सकता था भाई, अब जब उसके 1000 पन्ने प्रिंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1000 बच्चे पढ़ेंगे, 1000 लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पोइट्री भी उस समय पे पढ़ा जाता था।
ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा, जो अपना आदमी अपने खुद से लिखता है ना, वो भी लोग पढ़ते थे। एंथोलॉजीज का मतलब क्या होता है, साहित्यिक संग्रह, मतलब कि कोई बहुत पुराना बात हो गया या फिर कोई साहित्य से जुड़ा हुआ बात हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में। ऑफ लिटरेटी मास्टरपीस, मतलब कि कोई एक अनोखा चीज़ के बारे में यदि पढ़ने को मिलता था उस समय उन लोगों को, तो वो भी वो लोग पढ़ते थे। ठीक है, आगे। एंड रोमांटिक प्लेस, इन्हीं के थोड़ा बहुत जो है ना रोमांचकारी भी कुछ यदि देखने को मिल गया, प्रेम गीत हो गया या फिर प्रेम संबंध वाला कोई बात हो गया इस प्रकार का, तो वो लोग पढ़ा करते थे उस समय पे। ठीक है, आगे। मतलब कि कोई एक विद्वान आदमी यदि कुछ लिख दिया तो तुरंत उसका बात अब क्या हो जाता था, सर्कुलेट हो जाता था, मतलब कि फैल जाता था, पढ़ो भाई पढ़ो पढ़ो। आगे। रिच वुमेन बिगन टू रीड एंड मैनी वुमेन बिगन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज। तो जो अमीर अमीर महिलाएं थी, है ना, जो बहुत ही अमीर अमीर महिलाएं थी जो कि धन संपत्ति में बहुत आगे थी, वो लोग भी अब क्या कर रही थी, रीड कर रही थी। साथ ही साथ बहुत सारे औरतें तो अपने पोइट्री और अपने प्लेज यानी कि कहानी वहानी के बारे में वो लोग अपना छापती भी थी, यानी कि भाई देखो हमने ये कहानी छापा है, ये कविता लिखा है, इसको भी छाप दो ताकि लोग इसको भी पढ़ सके, है ना। तो वो सब भी उस समय पे चल रहा था। आगे। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क्स एंड कॉर्टिसेंस रॉट अबाउट देयर लाइव्स, दस अ न्यू रीडिंग कल्चर ब्लूम इन चाइना। मतलब ये हो गया कि जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स की पत्नी हुआ करती थी ना, बहुत बड़ा कोई ऑफिसर है ना, उनकी जो पत्नी लोग हुआ करती थी वो अपने कामों के बारे में भी लिखती थी। मतलब कि मैं जैसे आज के दौर में देखा जाए यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, हेलो गाइस आज हम इस ये करे, उठे, यहाँ गए, वहाँ गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, आज हमको मास्टर ने मारा, ये किया वो किया। ये ब्लॉग है हमारा, है ना, जो कि आज हम लोग लिखते नहीं है, जो कि हम लोग अपने बात के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन उस समय पे बड़े बड़े ऑफिसर्स की वाइफ लोग अपने राइटिंग के द्वारा, यानी कि अपने बातों को वो लोग लिखती थी, लिखने के बाद उसको प्रिंट करवाती थी, उसके बाद वो अपने बातों को हर जगह पे सर्कुलेट करवाते थे, यानी कि जो उन्होंने लिखा उस किताबों को हर जगह पे वो लोग बेचवाते भी थे। तो इससे लोगों को ये जानने को मिलता था कि अरे बाप रे, इतना बड़ा ऑफिसर्स का पत्नी कुछ लिखा है तो उसको पढ़ना चाहिए, आखिर वो लोग अपना जीवन कैसे जीती है ना। तो बेसिकली उस समय पे आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स लोग हमारे हुआ करते थे, वो उनकी जो पत्नी हुआ करती थी बेसिकली वो लोग अपने जीवन के बारे में लिखते थे। और ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई महारानी, कोई बड़ा आदमी का पत्नी कोई लिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमको जानने का उत्सुकता तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया हमारा। तो जो भी वहाँ पे उस समय पे लिखा जाता था बड़े बड़े लोगों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के वाइफ्स के द्वारा, वो सभी लोग उसको पढ़ते थे, वो जानने की कोशिश करते थे कि आखिर इन्होंने लिखा क्या है, इनका जीवन कैसे चलता है ना। तो लोग उसके बारे में पढ़ते भी थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया, कहाँ तक थे हम लोग, हाँ। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क्स एंड कॉर्टिसेंस wrote about their lives, thus a new reading culture bloom in चाइना। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जो भी बड़े बड़े इंसान थे उस समय पे, जो भी बड़े बड़े लोग थे, उनकी पत्नी लोग हुआ करते थे, वो सारे लोग अपने विचारों को लिखते थे। और देखो क्या उस समय पे, देखो सोचते तो हर कोई होंगे उस समय पे, लिखता भी हर कोई होगा, लेकिन क्या अपने बातों को पब्लिश करवाना, प्रिंट करवाना, क्या हर किसी के बात का बस रहा होगा, नहीं रहा होगा, है ना। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, पैसा कौड़ी है, तो वो अपने बातों को प्रिंट करवाते थे, उसका 1000 पन्ना, लाख पन्ना निकलवा के मार्केट में बेचते भी थे वो लोग, है ना। तो वो केवल और केवल बड़े लोग उस समय पे कर पाते थे। लेकिन पढ़ने का जहाँ तक बात है तो पढ़ता हर कोई था, पढ़ता हर कोई था, है ना। जान मान लो कोई खरीद लिया बुक, है ना, वो पढ़ लिया, अपने दोस्त को दे दिया, वो पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, फिर अपने दोस्त को दे दिया, फिर वो पढ़ लिया, है ना। इस प्रकार का उस समय पे चलता रहता था। तो क्या हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि चाइना में एक रीडिंग कल्चर ब्लूम हो चुका था, यानी कि एक रीडिंग कल्चर पूरी तरीके से फैल चुका था, है ना। यानी कि लोग यहाँ पे अब हर एक चीज़ों को क्या करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिर लोग अपने बारे में लिखते क्या है, उनका जीवन कैसे चलता है ना। जैसे मान लो कोई राजा का पत्नी अपने जीवन के बारे में कुछ लिखा, उन्होंने कुछ लिखी और उन्होंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, मार्केट में उस किताब का बिक्री भी होने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल आदमी जानना चाहेगा कि आखिर पत्नी है, राजा का पत्नी है, तो भाई उनका जीवन कैसे चलता है ना, वो लोग लिखती कैसे हैं। तो हर कोई उसमें जानना चाहता था, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चाइना में एक रीडिंग कल्चर ब्लूम हो चुका था, यानी कि रीडिंग कल्चर फैल चुका था, हर कोई अब रीड करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है
मैकेनिकल प्रिंटिंग सरफेस्ड इन चाइना। अब यहाँ पे चाइना में क्या आने वाला है, मैकेनिकल प्रिंटिंग आने वाला है। मैकेनिकल प्रिंटिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? मैकेनिकल प्रिंटिंग का मतलब आप यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रिंटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंट, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जहाँ पर कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि छाप सकते हैं, है ना। जैसे कि आज हमारे समय में देखा जाए तो हमारे पास क्या फोटोकॉपी वाला मशीन है, क्या करता है भाई, फटाक से प्रिंट कर देता है, एकदम 2 कॉपी जीरोक्स निकाल देता है उसका, है ना। तो मैकेनिकल प्रिंटिंग बेसिकली हमारा वही हुआ। द न्यू रीडरशिप डेवलप्ड इन चाइना विच नीडेड आर न्यू टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। मतलब कि चाइना में इतना ज़्यादा पढ़ा जा रहा था, रीड किया जा रहा था कि वहाँ के लोगों को लगा कि भाई अब यदि यहाँ के लोगों का ज़रूरत पूरा करना है तो हमको यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी लेकर आना पड़ेगा। मतलब कि वो लोग अब इतना पढ़ने में उत्सुक हो चुके थे, हर लोग अब पढ़ना चाह रहा था, हर लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहता था, है ना। तो अब जब हर कोई एक दूसरे के बारे में जानना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड किसका बढ़ रहा है आगे, प्रिंटिंग मटेरियल का, है ना। तो अब यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी आने वाला है आपके सामने जो कि इस डिमांड को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, है ना। आगे, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनाइज्ड प्रेसेस वेर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। यानी कि वेस्टर्न में, यानी कि अमेरिका वाले जगहों पे, वेस्टर्न में बेसिकली जब हम लोग वेस्ट का बात करते हैं ना, तो हमारे बेसिकली बात होता है किसका, वेस्टर्न कंट्री का, है ना। जैसे वेस्ट में आपका क्या क्या है, वेस्ट में यदि देखा जाए तो वर्ल्ड मैप में यदि आप देखेंगे तो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिर से आपका ग्रीनलैंड है ना। ये सारे जो हमारे जगह हैं इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कंट्री। तो उस समय पे प्रिंटिंग वहाँ पे तो था, लेकिन चाइना में नहीं था। तो चाइना का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, उसका मैकेनाइज्ड प्रेसेस हो गया, मतलब कि वही वाला प्रेस जो कि कम समय में ज़्यादा पन्नों को छाप सकता है। वहाँ से अब धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी कहाँ शिफ्ट हो रहा था, चाइना में शिफ्ट हो रहा था। यानी कि वो मशीन जो भी थे प्रिंटिंग करने वाले वो अब चाइना में भी इम्पोर्ट हो रहे थे इन द लेट 19th सेंचुरी। यानी कि 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर में ये सब काम हो रहा था। यानी कि वेस्टर्न कंट्री से अब जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारा चाइना में भी आ रहा था। उसके बाद संघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर एंड फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो संघाई जो है चाइना का ही एक छोटा सा जगह होगा वहाँ का, है ना। तो संघाई क्या बन गया, एक नया हब बन गया प्रिंट कल्चर का। मतलब कि संघाई में ही हो सकता है कि पहली बार वहाँ पे प्रिंट टेक्नोलॉजी आया होगा, है ना। तो जब वहाँ पे पहली बार आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का मार्केट पूरी तरीके से प्रिंट मटेरियल से भर गया होगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे चाइना धीरे धीरे किसकी ओर शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग से लेकर एक मैकेनिकल प्रिंटिंग की ओर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि जो उस समय पे वो लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से कॉपी करते थे एक दूसरे को देखकर, है ना, वहाँ से अब वो लोग मशीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से कि वो एक बार कॉपी रखेंगे उसका तुरंत जीरोक्स होके निकल जाएगा, है ना। ये चीज़ अब होने वाला था। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया आपका जो आपका पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक ही आपका था द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को बताया किसके बारे में, चाइना के बारे में बताया गया, है ना। तो चाइना के बारे में आपको मालूम चल गया, हर प्रकार के टॉपिक को हमने डिस्कस किया। अगले वाले क्लास में आपको मिलेगा 1.1 टॉपिक जिसका नाम है प्रिंट इन जापान। यानी कि हम लोग अगले वाले क्लास में बात करेंगे जापान के बारे में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।